और ये बार बार जो कह रहे हैं कि अपोजिशन अफवाहें फैला रहे हैं कि लॉकडाउन सिचुएशन हो रहा है, अरे हम नहीं कह रहे। कोविड टाइप सिचुएशन हो रहा, कोविड के जैसा आप जिस तरह से हम कोविड से लड़ाई कीजिए उसी तरह से हम लड़ना पड़ेगा, ये हम नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री अपने भाषण में उन्होंने कहा इजराइल कभी खुद के हमारे साथ नहीं रहा। बड़े आदमी को यानी हेड ऑफ द स्टेट को ऐसे ही जाके मार देंगे या हमला कर देंगे, उसमें इंडिया कहाँ दोषी साबित हो? वहाँ पे इंडिया तो स्टैंड लेना चाहिए। देखिए भाजपा अगर सबसे ज्यादा किसी से करते हैं तो कांग्रेस पार्टी। आज चुनाव के बाद मेरी बात आप लिख के ले जाइए और उसके बाद मुझसे सवाल कीजिए, 100% मेरी रेट बढ़ाएगा। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनका परिचय देने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि छात्र जीवन से जब उन्होंने राजनीति शुरू की और जो जो चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं वो चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। कर्नाटक के बेल्लारी से आते हैं, जेएनयू जैसा प्रतिष्ठित जो संस्थान है वहां पर वो सचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे। इस समय कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा सांसद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जम्मू और कश्मीर के इंचार्ज हैं। तो डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझना चाहूंगा, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप मोदी सरकार के क्रिटिक होंगे, आप कांग्रेस में, ये भी समझ में आता है। लेकिन मौजूदा जो अंतरराष्ट्रीय दुविधाएं, संकट जो चल रहे हैं, इसके दौरान में सरकार ने ऐसा क्या गलत किया, कौन से लूप होल्स है जो आपको सबसे बड़ा दिक्कत कर रहे हैं? देखिए उसमें 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं क्रिटिकल हूँ। एक पॉइंट नंबर 1 जो है, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के पहले से हिंदुस्तान हमेशा जो है नॉन अलाइन रहा है, किसी का पक्ष नहीं लिया और डेवलपिंग कंट्रीज का नेतृत्व। आज जो है हमारी डिप्लोमेसी जाके हल्लोमेसी हो गई, चप्लोमेसी भी मैं कह सकता हूँ। आज जाके हेड्स ऑफ द स्टेट को आप जाके झपकियाँ लेना, उससे आपकी डिप्लोमेसी नहीं चलती, आप वहाँ पे फेल हो गए। ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग एक प्रिंसिपल स्टैंड हमेशा लिया करते थे। हमारा स्टैंड हमेशा प्रिंसिपल होता था। हम किसी के पक्ष में जब खड़े होते, जब हमें लगता था कि जो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सही स्टैंड है, उसमें हिंदुस्तान का इंटरेस्ट या किसी और चीज़ का इंटरेस्ट हम नहीं देखते थे। हम उसमें एकदम इसलिए वो स्टैंड लेते थे, हम लोग को लगता था कि किसी भी एक बड़ी कंट्री का, किसी भी एक सुपर पावर का डोमिनेशन दुनिया पे ना रहे और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, छोटे कंट्रीज हैं, उनके ऊपर किसी का दबाव ना हो। तो इसीलिए हम लोग हमेशा ये कहते थे कि प्रिंसिपल्स के आधार पे जो हमारा स्टैंड होना चाहिए, वो आज देखने को नहीं मिला। तीसरा, ये मौजूदा वार जो चल रही है, जो जंग छिड़ गई है, यूएस इजराइल एक साइड और ईरान एक साइड, इसमें जब हम लोग को पता था, सारी दुनिया को पता था, सारे एक्सपर्ट्स को पता था, सारे डिप्लोमेट्स को पता था कि जंग आज नहीं कल होने वाली थी, हमारी कोई तैयारी नहीं हुई, ना हमने कोई स्टेटमेंट दिया। जो एक हेड ऑफ द स्टेट को हमला करके उसको मार दे रहे हैं, उसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं। वेनेजुएला के हेड ऑफ द स्टेट को उठा के ले जाके अभी तक बंदी बना के कहाँ रखे हैं। तो हम लोगों को एक स्टेटमेंट नहीं आता। क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी हम किसी के डिक्टेट्स के ऊपर हम चला रहे हैं? क्या हम लोग हमारे सॉवरेनिटी को सरेंडर कर दिए हैं? क्या हम लोग एक प्रिंसिपल स्टैंड लेने से डर रहे हैं? हमारी तैयारी नहीं है, प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है और हम नेतृत्व कर नहीं पा रहे। ये 3 पॉइंट्स के ऊपर लास्टली मेरे जो क्रिटिक है मौजूदा सरकार और उसकी डिप्लोमेसी के ऊपर, या नहीं उसके एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर, ये 3 पॉइंट्स पे केंद्रित है। पर हुसैन साहब, जब आप ये बात कर रहे हैं तो अयातुल्ला खामनेई, जिनको आप हेड ऑफ स्टेट बता रहे हैं, अगर आप, चूंकि आप तो इंटरनेशनल रिलेशंस के इतने जानकार हैं कि मैं आपसे क्या बहस कर पाऊंगा, लेकिन वो कहीं भी हेड ऑफ स्टेट लिखत पढ़त में नहीं आते। वो वहां के सबसे बड़े सर्वोच्च धार्मिक गुरु थे, हेड ऑफ स्टेट तो थे नहीं। फिर उसके बाद आप उनको हेड ऑफ स्टेट क्यों बताया? दूसरा, आपने कहा कि प्रधानमंत्री या किसी ने कोई बयान नहीं दिया, कोई तैयारी नहीं की। संसद में भी बयान आया और इससे पहले बताया कितना रिजर्वायर है और कितना पहले हुआ करता, तो वो भी डेटा दिया गया था। तो तुलनाएं तो हम उसी से करेंगे ना जो पहले होता रहा है। तो उस लिहाज से आपको कहाँ पर लगता है कमी नहीं? देखिए, एक तो आपका पहला सवाल जो था कि वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे, जो सुप्रीम लीडर कहलाते थे, वो एक स्टेटेड पोजीशन है वहाँ पे। ठीक है, हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट के अलावा एक स्टेटेड पोजीशन है जिसको पूरी दुनिया मानती थी कि सुप्रीम लीडर उनको कहलाता था।
इट वाज एन ऑफिशियल पोजीशन गिवन सुप्रीम लीडर Unconstitutional, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एक ऑफिशियल पोजीशन, स्टेटेड पोजीशन थे, वहीं से सब कुछ चलता था। आपको जो कोई भी कंट्री को कौन ऐसा पावर दे दिया है ना, कौन ऐसा परमिशन दे दिया है, कहाँ से इन लोगों को वो पावर आ रहा है कि किसी भी स्टेट के एक बड़े आदमी को या हेड ऑफ द स्टेट को ऐसे ही जाके मार देंगे या हमला कर देंगे। तो उसमें इंडिया कहाँ दोषी साबित होता वहां पे इंडिया तो स्टैंड लेना चाहिए था, गलत है करके बोलना चाहिए था। ये किसी के भी साथ हो सकता है, आज ईरान के साथ हुआ, कहीं किसी और कंट्री के साथ भी हो सकता है। वेनेजुएला में हम लोगों ने देख लिया है। पर आप अगर आवाज इंडिया के अंदर सर, मैं एक जो बात कर रहा हूँ, वेनेजुएला वाला जब कांड हुआ, जब उसको उठाकर ले आए वहां के राष्ट्राध्यक्ष को, ट्रम्प की सेना गई, ट्रम्प की पुलिस गई, जाके उठा लाती है। उस समय इस देश में इतना जो है क्राई नहीं, क्योंकि वो वार टाइप सिचुएशन नहीं हुआ था उस टाइम पे भी क्रिटिसाइज लोग किए थे, बयानबाजी भी थी, बहुत सारे लोग स्टेटमेंट दिए थे। हम लोगों ने भी कहा था कि हम लोग को कहना चाहिए कि ऐसा किसी के भी हेड ऑफ द स्टेट को उठा के लेके नहीं जा सकते। हमारे तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जब भी नहीं आया था, ईरान के टाइम पे भी नहीं आया था। क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी को कोई और डिक्टेट कर रहा है या हम किसी से डर रहे हैं? हमें हेजिटेशन क्या है कि हमारा जो स्टेटेड पोजीशन है उसको स्पेल आउट करने के लिए हम क्यों डर रहे हैं? तो कौन सा ऐसा प्रेशर है हमारा? तो एक तो ये है। दूसरे जो तैयारियां की जो बात होती है, हम जब बजट सेशन स्टार्ट हुआ पहले दिन हम लोगों ने दोनों हाउसेस में आवाज उठाई, सारा अपोजिशन ने बोला कि वेल विद इन दी रूल्स ऑफ द हाउस हम ये मांग कर रहे हैं कि चर्चा करवाया जाए, शॉर्ट ड्यूरेशन करवाओ, फुल डे करवाओ, 2 दिन करवाओ, चर्चा करो रेजिस्ट्रेशन क्राइसिस पे। हम ये कह रहे थे कि तैयारियां क्या है हमें बताओ, रिजर्व्स कितने हैं बताओ, हमें कितना हमारा प्राइसेस बढ़ेंगे बताओ, ये सारी चीज के बारे में हम लोग पूछना चाह रहे थे। लेकिन हुआ नहीं। 3 हफ्ते बाद एक स्टेटमेंट जयशंकर जी से आता, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से आता। और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये कन्वेंशन रहा है कि हम जब इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, स्टेटमेंट रीड आउट किए जाते हैं, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन सीख की जाती है और चर्चा होती है। हम चर्चा की मांग कर रहे थे, ठीक है चर्चा नहीं हुई, आपने स्टेटमेंट दिया, कम से कम उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन तो होना चाहिए था। एक तरफ आप चर्चा देके हट जाएंगे और अपोजिशन सवाल पूछना चाहिए तो उसको मौका भी नहीं देंगे। तो ये 3-4 हफ्ते बाद हुआ। और ये बार बार जो कह रहे हैं कि अपोजिशन अफवाहें फैला रहे हैं कि लॉकडाउन सिचुएशन हो रहा है, अरे हम नहीं कह रहे, कोविड टाइप सिचुएशन हो रहा, कोविड के जैसा जिस तरह से हम कोविड से लड़ाई की थी उसी तरह से हम लड़ना पड़ेगा, ये हम नहीं कह रहे थे ना। प्रधानमंत्री अपने भाषण में उन्होंने कहा, वहीं से ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस हो सकती है, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि अगर ये जंग अगर लंबी छिड़ जाती है, लंबी जाती है जंग, तो हमें क्राइसिस हो सकता है। आप ड्यूटीज 10 रुपए इसलिए कम की होंगे, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, रेट नहीं बढ़ने, आपको लगता है रेट बढ़ने नहीं दिया, वो ड्यूटीज में से 10 रुपए अपने ऊपर ले लिया उन्होंने, इसलिए लिया क्योंकि जो है चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बाद मेरी बात आप लिख के ले जाइए और उसके बाद मुझसे सवाल कीजिए, 100% ये रेट बढ़ाएंगे। ठीक है, नासिर हुसैन साहब सीधे दावा कर रहे हैं कि रेट बढ़ने वाले 5 चुनाव के बाद। लेकिन मैं एक चीज और आपसे पूछ रहा हूँ, पार्टी मीट भी हुई थी, सब कुछ हुआ, उसमें जो आप लोगों ने सुझाव दिया, आपने तो सुझावों को कुछ दिया गया? देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पार्लियामेंट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा जो है सवाल जवाब हो सकता है, किसी भी चीज पे चर्चा की जा सकती है। आप चर्चा क्यों नहीं करवा रहे हैं? सवाल नंबर 1 है। नंबर 2 जो है, बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज की नहीं है। जनरली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती, डिविएशन उसमें नहीं आता, बड़े लंबे समय तक चलते रहती, सरकारें आते रहते हैं जाते रहते, लेकिन फॉरेन पॉलिसी चलते रहती है। आपकी फॉरेन पॉलिसी में पिछले 12 साल में तो काफी डिविएशन आया, पिछले 1-1.5 साल में तो बहुत ही ज्यादा डिविएशन आया है। वो डिविएशंस को लेकर हम चर्चा करना चाह रहे थे, आपने चर्चा करने नहीं दी। ऑल पार्टी मीटिंग भी आप जो बोल रहे हैं, वहां पे भी आप चर्चा नहीं की, वहां पे भी जो है एक तरह से स्टेटमेंट ही आपने दिया, आपने वहां बहुत ज्यादा सवाल को एंटरटेन नहीं किया, सुझाव नहीं लिया, सुझाव भी नहीं दिया, सवाल का जवाब भी नहीं दिया वहां पे भी। तो आप एक तरफा बोल रहे हैं, हमें एक तरफा बता रहे हैं, कवरअप बेसिकली कर रहे हैं, क्योंकि ये वार लंबी छिड़ गई है। हमारा आपसे सवाल बार बार, हमारे आपसे जो हम डिमांड ये है, आप पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा है तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा क्रिटिसिज्म होगा। नेहरू के जमाने में हुआ था, चीन से लड़ाई चल रही तो वार हमारी कंट्री की और चीन की लड़ी थी, उसके बीच में उन्होंने चर्चा करवाई थी, कई टाइम चर्चाएं हुई हैं,
बड़े बड़े इश्यूज पे थे। आप यूएस डील पे चर्चा नहीं करते। हमारी जब सरकार थी, हम लोगों ने न्यूक्लियर डील की तो हमने चर्चा करवाई थी ना। मैं उसी पे आपसे बहाना चाह रहा था कि यूएस डील हो रही है, साथ में उसके साथ में मतलब जो भी ट्रम्प इस समय जिस तरीके से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को घुमा रहे हैं, बार बार उनके बयान बदलते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि पहले ट्रम्प के खिलाफ खड़े होते हैं विपक्ष के तौर पे, फिर ट्रम्प के साथ खड़े होते दिखाई पड़ते हैं, जैसे वो भारत सरकार को एम्बेरस करने वाला कोई वो देते हैं, ऐसा सरकार का आरोप है। लेकिन स्टैंड जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष के स्टैंड में भी कोई कमी, क्योंकि मैं ईरान को लेकर अगर आपसे बात करूं, ईरान हमेशा ऑपरेशन सिंदूर के समय भी भारत के साथ नहीं था, उस समय इजराइल खुलकर साथ में रहा था। इस तरीके की जब बातें आती तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो भारत के विरुद्ध है विपक्ष उसके साथ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया था। आप इस चीज को, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और आपने देखा है कि इस तरीके की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की खासतौर से जो मशीनरी है वो ये भावनात्मक मुद्दों को बहुत अच्छे से इनकैश करा ले जाते हैं। आप कहां पर खड़े दिखाई पड़े, आपको कितना परेशान है? नहीं, देखिए, कोई विदेश नीति या किसी देश के साथ दोस्ती किसी एक पार्टी के साथ या किसी एक व्यक्ति के साथ या किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ नहीं होती, कंट्री टू कंट्री होती है। हमारी और रशिया की कितनी दोस्ती थी, हमारी अमेरिका की कितनी दोस्ती थी, हमारी इजिप्ट के साथ कितनी दोस्ती थी, दूसरे कंट्रीज के साथ कितनी दोस्ती रही है, आप तमाम लोगों को पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। एक दूसरी जो है, पहली बार ये देखा गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके यूएस के इलेक्शन में या किसी भी कंट्री के इलेक्शन में जाके जो हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किए थे। अब की बात ट्रम्प सरकार है, कोई उनके भाजपा के स्पोक्स पर्सन इसको झुठलाते हैं। मैं या तो आपको वीडियो दे दूंगा, आप चला दीजिए अपने इंटरव्यू के साथ। वो तो अहमदाबाद में प्रोग्राम था, अहमदाबाद में प्रोग्राम था, नमस्ते ट्रम्प, आपकी बात ट्रम्प सरकार, ये 50 चीजें ये उन्होंने ना किया। तो वो दोस्त आपका साथ दे रहा है आपको। सवाल पूछना चाहते हैं सिंदूर के बारे में, उनके कहने पे आपने सीज फायर कर दिया। आप कह रहे हैं कि हमने उनके कहने पे नहीं किया। आपकी पार्टी के शशि थरूर है, वो अलग तरीके से बात नहीं, मैं पहले अभी कंप्लीट करूँ, शशि थरूर के बाद में आऊंगा। तो उन्होंने मुझे लगता है अभी तो काउंट ही भूल गए हम लोग, तो 100 बार तो कम से कम उन्होंने बोला होगा कि उन्होंने करवाई है। इसका मतलब वो ट्वीट करके हमारी संसद को बताएंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग चल रही थी उसमें सीज फायर हुआ। वो कहेंगे कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। वो आप कहेंगे कि हम 1 महीना छूट दे रहे हैं, अब आप रशियन तेल आप खरीद सकते हैं। वो कहेंगे रशिया से ना खरीदें, वेनेजुएला से खरीदें। अब वो कहेंगे कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो वहां से तय करेंगे। तो ये कौन सी विदेश नीति आप चला रहे हैं और किसके प्रेशर के अंडर चला रहे हैं? और जहां तक कौन किसके साथ है, ठीक है, आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर है, दुनिया के कितने कंट्रीज हमारे साथ में खड़े हुए? अरे पाकिस्तान के साथ में छोटी सी कंट्री, उनको कुछ लेना देना नहीं, उनके साथ कुछ कंट्रीज खड़े हो गए थे। तो उसमें ईरान भी था, उसके साथ कुछ कंट्रीज उनके साथ में खड़े हुए। तो कह रहा हूं डॉक्टर साहब, उसमें ईरान भी था। मुझमें ईरान था या नहीं था मुझे क्लैरिटी नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन ईरान हमेशा हमारा दोस्त रहा है कश्मीर के मुद्दे के ऊपर और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। ईरान के खिलाफ ईरान हमारे साथ रहा। ईरान के खिलाफ हमने वोट किया है अतीत में, जब कांग्रेस की सरकार होती थी। नहीं, ईरान जो है हमारे साथ रहा है, जब कश्मीर का मुद्दा आया था उस टाइम पे भी रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ में तो हमेशा पाकिस्तान के साथ नहीं, हमने इजराइल कभी खुल के हमारे साथ नहीं रहा। अभी तो खुल के नहीं, कहाँ है खुल के? बताइए कौन से स्टेट पे हमारे, कौन से इश्यू पे हमारे साथ खड़ा हुआ है? इवन ऑपरेशन सिंदूर में चाहे मदद देनी हो, क्या मदद दी है? क्यों, हमारे पास जो टेक्निक थी उसी की मदद। अरे आप खरीदेंगे तो नहीं है ना, आप किसी भी कंट्री से खरीद लीजिए, पैसा लगा लीजिए। आप बताइए कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट हमें दिया, यानी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमारे फेवर में वोट किया? नहीं डॉक्टर साहब, या नहीं तो इंटरनेशनल लेवल में कुछ हमारे वो भी है, या नहीं तो हमें आर्म्स एंड एम्युनिशन कुछ भेजे? हमें तो जरूरत नहीं पड़ी, वो अलग बात है, हमारी कंट्री को जरूरत नहीं थी, हम सक्षम आगे पाकिस्तान से हम आसानी से लड़ सकते हैं, अलग बात है। तो इजराइल ने तो सक्षम होने पर आप मानते हैं कि काम किया सरकारों ने? हिंदुस्तान ने सक्षम है, और वो सक्षम होने पे 1947 में जो सरकार बनी थी, जो उससे लेके अब तक जो है कंटिन्यूसली अलग अलग सरकारें काम करते आए हैं। हमारे साइंटिस्ट जो उन्होंने काफी काम किए हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में हमारे लोग काम किए हैं। किसी एक प्रधानमंत्री या एक पार्टी को उसका श्रेय नहीं जाता है, वो एक अलग बात है। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी विदेश नीति सरेंडर हो गई है। यूएस डील आपने किया है, किसके एडवांटेज हुए? आज अगर आप सवाल डॉक्टर साहब, कौन सा? शशि थरूर तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत का पक्ष रख रहे थे, और उसकी हम ऑपरेशन सिंदूर हो, इंडिया पाकिस्तान की वार हो या इंडिया चाइना की वार हो, जब भी हिंदुस्तान की
या बारे में बात होती है तो हम हिंदुस्तान के साथ ही खड़े रहते हैं, हिंदुस्तान के लिए ही खड़े रहते हैं, और हम हिंदुस्तान के लिए हम लोग सैक्रिफाइसेस किए हैं, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है और देश के साथ जो स्टैंड है वही स्टैंड वो रख रहे हैं। चलिए, अब चूंकि समय आपके पास कम है डॉक्टर साहब, चूंकि शुरुआत में आपने मेरी समय सीमा बांध दी, लेकिन अब मैं थोड़ा चुनाव पे आना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति पे। असम में आप जाने वाले हैं, आप पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, स्वाभाविक रूप से केरल भी जाएंगे। केरल में पिछली बार इतिहास बदल गया कि एक बार लेफ्ट एक बार यूडीएफ न कांग्रेस, इस बार क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार बहुत मजबूती से लड़ रही है, उसमें नुकसान माना जा रहा है कि यूडीएफ और कांग्रेस का हो रहा है। और असम को लेकर थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। देखिए, भाजपा हमेशा जो है केरल में, तमिलनाडु में, बहुत सारे स्टेट्स में क्लेम करते हैं कि इस बार हम घुस जा रहे हैं, इस बार हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है भाजपा के लिए कोई जगह नहीं। केरल में 18% वोट था लोकसभा चुनाव में। अब आप इसमें जो है लोकल बॉडी इलेक्शन में एक जगह जो है एक जगह एक सिटी में जो है आपको मेजोरिटी मिल गई तो उसको आप विक्ट्री मान लिया, आपने इतना जश्न होना कि जैसे आपने केरला जीत लिया। तो दैट अपार्ट मुझे लगता है कि बहुत आसानी से यूडीएफ की सरकार बन रही है। लोकल बॉडीज में आपने देखा है और हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग भी ये हो रहा है कि हमारी सरकारों पे बन रही है। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी जबरदस्त है लेफ्ट के खिलाफ। तमिलनाडु में हमारा और डीएमके का अलायंस की सरकार बन रही है, पुडुचेरी में हमारी सरकार बन रही है, आसाम में मैं मानता हूँ कि कांटे की टक्कर है, लेकिन 10 साल वहाँ भी हो गए बीजेपी के और वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, और हमारी पार्टी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड है। कुछ लोग, एक दो लोग हमारी पार्टी छोड़ के गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी पार्टी ज्वाइन भी किए हैं, और हमारे छोटे छोटे अलायंसेस हम लोगों ने किए हैं, उसका भी हमें फायदा हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट रहेगा। वेस्ट बंगाल में मैं मानता हूँ कि हम लोग कमजोर हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों को अपनी पार्टी खड़ा करना था, अपना संगठन खड़ा करना था, इसीलिए हम सारे सीटों पे अपने कैंडिडेट्स को लड़ा रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढ के निकाल रहे हैं जो जीते हारे पार्टी के साथ लंबे समय तक चले। उनके 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 कंधों पे थोड़ा भार डाल के आने वाले दिनों में हम संगठन वहाँ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ओवरऑल मैं पिक्चर अगर देखता हूँ तो अगर हम लोग आसाम में अगर हम अच्छा प्रदर्शन कर पाए और वो स्टेट हम जीत पाए, जो कि हम जीतने जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। अभी सवेरे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे थे, कल जब वो गए थे तो जबरदस्त भीड़ थी, अनएक्सपेक्टेड भीड़ आ रही थी, खड़गेली प्रोग्राम में अनएक्सपेक्टेड भीड़ थी, अच्छी भीड़ आ रही है, तो उसका एक संकेत है कि जो है अच्छी दिशा में हमारा कैंपेन चल रहा है। अगर हम आसाम को हम टर्न अराउंड कर पाए तो दिस विल बी 5-0 फॉर बीजेपी, इट विल बी 0 and 5 फॉर अपोजिशन। अच्छा, बस आखिरी सवाल आपसे ये, क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ की जब लड़ाई होती तो माना जाता कि जो भी वोट वहां पे आरएसएस या बीजेपी वहां पर उतनी बड़ी प्लेयर नहीं है, माना जाता है कि कभी कभार वो वोट अपना शिफ्ट करते हैं। चर्चाएं चल रही है कि चूंकि लेफ्ट से उनका आइडियोलॉजिकल संघर्ष है, वहां की राजनीति थोड़ा रक्त चरित्र भी है, जिसको बोलते हैं कि ब्लड बात भी वहां पर होता रहा है काफी, लेफ्ट और राइट का बहुत ज्यादा, तो कुछ वोट शिफ्ट कर सकते हैं वो कांग्रेस की तरफ। देखिए, भाजपा अगर सबसे ज्यादा किसी से डरती है तो कांग्रेस पार्टी से डरती है। वो इसलिए डरती कि इस पार्टी का लंबा एक इतिहास रहा है, इसकी अपनी इतिहास में ऐसे ऐसे आइकन्स हैं जिसको भाजपा जानबूझ के भी सिलेबस में से हटा के, किताबों में से हटा के, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना के, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला के भी जो है उनको इतिहास के पन्नों से निकाल नहीं सकते। धुरंधर को आप ले आए? नहीं, मैं बोल रहा हूँ निकाल नहीं सकते। मतलब धुरंधर को ले आएंगे, कश्मीर फाइल्स को लाएंगे, केरल फाइल्स को लाएंगे, ये सब करेंगे वो लोग, क्योंकि ये सब हिटलर भी करता था। ये फिल्म नहीं बननी चाहिए। नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म सही है, ये सब हिटलर करता था ना, कि कहाँ से सीख रहे हैं, सब तो हिटलर से ही सीख के आ रहे हैं। ये तो एक तरीका है। हम सीबीआई, ईडी, आईटी, सीबीआई जब बोलते हैं, ये ऑटोनोमस एजेंसीज को इस्तेमाल करने का, गवर्नमेंट एजेंसीज को इस्तेमाल करने का। नहीं, मैं 1 मिनट उस पे आता हूँ। तो ये कहाँ से सीख के, ये वहीं से सीख के है ना। हिटलर थोड़ी कहीं अपने आप आके ऊपर से बढ़ गया था। हिटलर भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही चुनाव जीत के आके अपनी पॉपुलैरिटी बना के, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, गोबेल्स थियरी तो आप जानते हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म्स, ये सब बना के, ये सब करके वो लास्ट में जिनोसाइड तक ले गया था। उसी लाइन पे चल रहे हैं।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर ये डरते हैं तो कांग्रेस पार्टी से डरते हैं, क्योंकि इसका इतिहास है, ऑर्गेनाइजेशन है, लोग है, नैरेटिव है, इश्यूज है, और अपने प्रिंसिपल से कभी कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटी। टक्कर अगर कोई नेशनल लेवल पर देगी तो कांग्रेस पार्टी देगी। तो इनकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, कुछ अपोजिशन पार्टी इधर उधर जीत जाए, वो पहले कोशिश करते हैं कि भाजपा जीते। इन स्टेट्स में भाजपा जीत ही नहीं सकती है, कुछ स्टेट्स में जहाँ भाजपा जीत ही नहीं सकती, वो चाहते हैं कि अपोजिशन दूसरी पार्टी जीत जाए लेकिन कांग्रेस ना जीते। तो लेफ्ट के साथ रहेंगे आपको लगता है? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लेफ्ट के साथ जा रहे हैं नहीं जा रहे, मैं उनकी मानसिकता की बात कर रहा हूँ। वो चाहते हैं कांग्रेस कहीं ना जीते। अगर उनको लगता है कि 10-12 स्टेट में कांग्रेस अगर जीतती हुई दिखाई दे, जीत के आ जाए, तो फिर जो है नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में मेजर चैलेंजर बन के उभरेंगे। क्योंकि 2023 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने देखा हम लोगों ने बहुत करीब आ गया था, 20-25 सीट और अगर मिलते तो हम लोग सरकार बना लेते। तो उनको लगता है कि इनको स्टेट्स में वीकन करो, स्टेट्स में सत्ता में आने ना दो, ताकि जो है ये पार्लियामेंट इलेक्शन में चैलेंजर ना बने। तो उस उनकी थियरी के हिसाब से ये किसी भी हद तक किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। तो उस थ्योरी के हिसाब से पश्चिम बंगाल में मतलब क्या लगता है आपको? वहाँ हम लोग मेजर प्लेयर हैं नहीं। तो ममता ज्यादा खतरनाक है, भाजपा ज्यादा खतरनाक होगी वहाँ? देखिए, पूरी देश के लिए भाजपा खतरनाक है। राइट विंग आइडियोलॉजी इस देश को बर्बाद कर देगी। राइट विंग आइडियोलॉजी कैन क्रिएट हैवक इन दिस कंट्री एंड दे आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स दैट साइड। और जितना गंद इन्होंने हमारे समाज में फैला रखा है और जितना गंद इन्होंने लगातार फैला रहे हैं, हर मिशनरी को जो यूज करके जितना गंद फैला रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर नेशन एंड इट इज बेसिकली एन एंटी नेशनल एक्ट। धुरंधर आपने बताया नहीं देखी? धुरंधर 1 देखा, अभी 2 धुरंधर 2 मैंने देखा नहीं, पढ़ा हूँ, देखूंगा उसको भी, क्योंकि जो है पूरा पाकिस्तान के साथ पूरी फिल्म 1 मैंने भी देखी, 2 नहीं देखी। हाँ। लेकिन उसमें इंडिया में इतना प्रॉब्लम क्यों? नहीं, क्योंकि परजनिया भी यहाँ पर आई थी जिसको लेकर। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान क्या हमें एक्यूज कर रही है कि हम लोग जो है उनकी इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन कर रहे हैं। हम यहाँ से लोगों को वहाँ भेजते हैं, हम वहाँ पे, अब जब बलूचिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो हमारे पल्ले डाल देती है, वो सब जो है हमें एक्यूज करते हैं। आप धुरंधर से क्या कर रहे हैं, उनके एक्यूजिशंस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो तो शर्म शेख में हम कर चुके हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, आपको याद है शर्म शेख में हमने पहली बार एक्सेप्ट नहीं किया था। नहीं, पर उसमें कहा पाकिस्तान आतंकवादी हो, तो वो लिखत पढ़त में या फिर नहीं, उसमें हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। चर्मल शेख में हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने कोई एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया होगा, हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन फैक्ट ये है, अब जो बहुत सारे चीजें हिडन होते हैं, बहुत सारी चीजें कवर अप ऑपरेशंस होते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं, वो जहां होते हैं, जिस लेवल पे होते हैं, उसी लेवल पे रहना चाहिए। आप किसी एक आदमी का कद बढ़ाने के लिए आप मूवीज बना के यहाँ पे पोलराइज करने के लिए कुछ भी आप कर दे रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल फोरम्स में, इंटरनेशनल लेवल पे, देश की छवि के लेवल पे के लिए क्या होगा, उसका आप सोच नहीं रहे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है, आपका जो नैरेटिव जो बिल्डअप आप कर रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो बाय वर्ड ऑफ माउथ, चाहे वो सिलेबस, चाहे वो फिल्म्स, चाहे वो थिएटर, चाहे वो मीडिया, पूरे हिंदू मुस्लिम कर देंगे तो कहाँ जाएगा देश? ठीक है डॉक्टर साहब, दरअसल मुझे लग रहा है कि मेरा पेट अभी भरा नहीं है, बहुत लंबी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन आपने चूंकि समय सीमा बांध दी है। लेकिन तो धुरंधर फिल्म देखी हो ना देखी हो, लेकिन जो एक देखा हूँ, दूसरी देखना है। हाँ नहीं, मैंने भी नहीं देखी, तो चलिए साथ ही देख लेते हैं चल के। तो आप जब बताइएगा तो साथ चल कर देखते हैं। अगर वैसे मैं फिल्में कभी देखता हूँ, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के धुरंधर डॉक्टर हुसैन हमारे साथ में थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।